गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी ग्रेविटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने अभी कंप्लीट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और अभी मैंने वीडियो थर्ड कंप्लीट किया है और थोड़ा सा और बचा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 4 प्लेलिस्ट में ये टॉपिक आप सर्च करेंगे और ये है 17 नंबर वीडियो। इससे पहले बहुत सारा टॉपिक सैटेलाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाउ बहुत सारा केपलर लॉ, ये सब कंप्लीट हो गया है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन थ्योरी। मैंने सिर्फ एक लेक्चर यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था, उसके बाद 10 क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन ये था और अभी मैं फाइनल करूँगा। कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करके मैं फाइनल करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं 2 क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये एस वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है और सॉलिड स्फीयर के रिजल्ट से भी आप बना सकते हैं और मैं यहाँ दूसरे मेथड से बनाऊंगा। आगे भी मैं क्वेश्चन आपको फिर से बनाना दूसरे मेथड से समझा दूंगा। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन ये टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है अलोंग उसके रास्ते से एक टनल आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आप टनल यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉइंग करना है। उस टनल में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m0 और सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे अर्थ उसको पुल करेगा और अर्थ का मास m, रेडियस r लिखा हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए आपको। ठीक है, ये अर्थ को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है। अर्थ का सॉलिड स्फीयर रिजल्ट उससे भी हम लोग बनाएंगे, बट अभी नहीं, अभी मुझे नहीं पता है अर्थ के सॉलिड स्फीयर का अंदर में फील्ड, अंदर में इंटेंसिटी या पोटेंशियल अंदर में हम लोग को नहीं पता। जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी रिजल्ट को यूज करेंगे। आप जो ऐसे टनल बना रहे हैं, मैं चाहूँ तो इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, कैसे भी रोटेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि इसी टनल को ऐसे रोटेट कर दूँ, इस तरह से रोटेट कर दूँ, ऐसे कर दूँ, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टनल को जो अलोंग द डायमीटर है, मैं अलोंग डायमीटर ऐसे कर दे रहा हूँ। ये अर्थ का सेंटर हुआ और यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, उस पार्टिकल का मास है m0 और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ पेपर में वो x है। ये डिस्टेंस लिखा हुआ। ठीक है, और देखिए मैं पुराने रिजल्ट को यूज करना चाह रहा हूँ कि अर्थ में अगर आप अंदर एक ड्रिल कर रहे हैं और इससे डी डिस्टेंस, सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे जाते हैं, तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो साइंस में g1 - d/r होता है। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, आप जानते हैं, जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी रिजल्ट के हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताएंगे कि जो d है, आज जो d देख रहे हैं वो रियल में r माइनस क्या हो गया, x। जो d सरफेस से डेप्थ d हुआ वो हो गया r माइनस x। नाउ सॉल्व करेंगे यहाँ पे। g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d का मतलब हुआ r माइनस x और डिवाइड बाई r। सॉल्व कर देंगे, g डैश इज इक्वल टू g, r माइनस r, तो ये हो गया x बाई r। ये सॉल्व कर लीजिए। और आप जानते हैं कि यहाँ जो फोर्स लगेगा, इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड द सेंटर, और ये फोर्स जो होता है, क्योंकि ये सेंटर है, और फोर्स जो होगा वो होगा m0 और g डैश। g डैश का वैल्यू आपको पता है, आंसर आ गया आपका। फोर्स जो लगा वो है m0 और g डैश का मतलब हुआ g और x बाई r, और आप जानते हैं g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g कैपिटल M बाई r स्क्वायर। आप पुट कर लेंगे यहाँ पे। फोर्स जो हो गया वो है आपका g कैपिटल M m0 x बाई
ये जी जो हुआ कैपिटल एम एम नॉट एक्स बाई आर क्यू। ये है रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट आपका आप जो पढ़े हुए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस, उसके हेल्प से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड भी है बट आप यहां से बना लेंगे। देखिए आपका बन भी गया, सॉलिड स्फीयर का जरूरत भी नहीं पड़ा मुझे। और ये किसी भी तरीके से आप, जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि मुझे टनल ऐसे बनाना है और ये अर्थ है और मुझे यहाँ पे टनल बनाना है, वो सेम आंसर है, एकदम सेम रहेगा। ये आपका अर्थ का सेंटर है और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है और मास है m0। सो फोर्स यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स जो है वो है g कैपिटल M m0 x r डिवाइड बाई आर क्यू, सेम फोर्स। देखिए आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि मुझे अर्थ में अलोंग द डायमीटर टनल ऐसे बनाना है, ये भी बना सकते हैं। अगर सेंटर से, ये सेंटर से कोई भी बॉडी अगर x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, x डिस्टेंस पे ऐसे रखे हुए हैं, ये है मास m0 है, सो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। इस बॉडी m0 पे, ब्लॉक m0 पे जो फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर, ऐसे सेंटर की तरफ लगेगा। सेम आंसर। ये हो गया, सेम आंसर आपका। एक पार्ट और था, एक पार्ट तो हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है कि टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड ऑफ द अर्थ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर। आज थोड़ा सा नया क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि एक टनल, ये सेंटर है और यहां से एक टनल ऐसे बनाना है। ये है टनल, ये अर्थ हो, अर्थ का सेंटर हुआ। सो आप ड्राइंग कर लेंगे। ये मैं स्टेटमेंट रीड कर ले रहा हूं। एंड परपेंडिकुलर r/2 फ्रॉम द वॉल ऑफ द टनल assumed to be frictionless, the force exerted by wall on particle of mass m which are at a distance x from the center of tunnel। सो एक पार्टिकल यहां पे रखना है, टनल के सेंटर से x डिस्टेंस ऐसे लिखा हुआ है और यहां एक पार्टिकल रखना है, ठीक है, ऐसे। और पूछा क्या जा रहा है, पेपर में लिखा हुआ है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन पार्टिकल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, फोर्स by the wall of tunnel on m0, ये हमें निकालना है, ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो दो क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको बनाना है ये फोर्स। आसान सा, मुझे तो इजी लग रहा है। अगर मैं ऐसे गेस करूं, सोचिए इस क्वेश्चन में, इसको मैं ऐसे गेस करूं, सोचिए तो अगर मैं ऐसे प्लानिंग करूं, ऐसे देखिए, अगर मैं ऐसे प्लान करूं और बोलूं कि यहां से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को मैं
स्मॉल आर नाम दे दो, ये स्मॉल आर नाम लिखो। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा, यहाँ पे जो फोर्स ऐसे लगा, ये एफ नहीं है, ये अलग है आपका, तो एफ डैश, आप एफ डैश तो लिख लेंगे, ये वाला रिजल्ट हो गया। और डिस्टेंस आर है तो आर भी आप बना सकते हैं। आर तो दिख रहा है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर बाई 4 आप बना सकते हैं। ये आर है, ये आर डिस्टेंस हुआ सेंटर से, इस पॉइंट एम नॉट का आर डिस्टेंस है। ये आर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2, सो आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। और अब अगर हम लोग एफ डैश पढ़ेंगे तो एफ डैश आप जानते हैं कि एफ डैश जो है वो यहाँ से ऐसे सोचेंगे, सो जी एम नॉट आर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे एक्स था तो वहाँ आर हो गया, बाई आर क्यूब। ये वो एफ नहीं है, अभी ये अलग चीज़ है, ये एफ अलग है, आप नोट कर लेंगे पहले। जैसे इसी के रेफरेंस से अगर हम लोग बनाएं तो वो हम लोग वैसे लिख सकते हैं। आप नोट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन में ये बन जाएगा आपका, अगले लाइन में। अब देखेंगे नेक्स्ट फाइनल पॉइंट। आपको जो निकालना है, जैसे पूछा जाएगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन टनल। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे, जैसे ये है आपका, ये बुक है और ये कोई ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कैप है, ठीक है। सो अगर कोई पूछता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन द कैप, तो ये फोर्स जो बुक ने कैप पे लगाया वो फोर्स क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन। कोई सरफेस, जैसे ये सरफेस है, ये बॉडी है, सरफेस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाता है? कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल डायरेक्शन। ये चीज तो पूछा जा रहा है पेपर में, आपसे पूछा जा रहा है कि जो टनल है, टनल का जो वॉल है ऐसे, ये जो एम नॉट है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे रखा है एम नॉट है, और ये है, ये वॉल हुआ, ये जो वॉल हुआ, सो वॉल ने एम नॉट पे कौन सा फोर्स लगाया? तो आपको ऐसा देना है कि अरे ये फोर्स तो हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है, एक्चुअली नॉर्मल फोर्स है, हमें तो ये कैलकुलेट करना है। और हम लोग को ये पता है, देखिए आपको ये पता है, ये एफ डैश पता है, ये एफ डैश पता है। बस अब क्या है, कुछ तो नहीं है इसमें। अगर मैं इस एंगल को अगर थीटा करूं, अगर ये इस एंगल को थीटा ऐसे करूं, तो श्योर इस साइड का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा और इस साइड का कंपोनेंट जो हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जो ऊपर का नॉर्मल और नीचे का जो ये कंपोनेंट, अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो तो ये कंपोनेंट साइंस का एंगल साइड कॉस, एफ डैश कॉस थीटा, और अदर साइड साइन, सो एफ डैश साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बाकी ये बैलेंस कर लेंगे। ऊपर में नॉर्मल, यही तो नॉर्मल निकालना था आपको। सो ये जो फोर्स है एक्चुअली नॉर्मल फोर्स निकालना था आपको, नॉर्मल, क्योंकि एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक जो है वो नॉर्मल कहलाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा, अगर फोर्स बैलेंस करेंगे, एफ डैश साइन थीटा। अब रुकिए, एफ डैश तो पता है मुझे, एफ डैश पता है, जी एम नॉट स्मॉल आर बाई आर क्यूब, साइन थीटा, साइन थीटा, ये देखें ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल देखें आप, ये है आर बाई टू हो गया, और ये डिस्टेंस एक्स, और ये डिस्टेंस है आर, और मुझे चाहिए साइन थीटा। अगर इसमें से साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा जो होगा वो आर बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल आर। सॉल्व कर लेंगे, आर बाई टू इंटू स्मॉल आर। देखिए स्मॉल आर कैंसिल हो गया, सो कैपिटल आर, सो जो नॉर्मल चाहिए था, मैं आंसर एक बार चेक करूंगा। सो आंसर है जी एम नॉट, और यहाँ पे आर कैंसिल हो गया, और 2r स्क्वायर, जी एम नॉट और 2r स्क्वायर। हो गया।
सो सॉलिड स्फीयर का भी G(m)(m)0 और 2r² करेक्ट है आपका। सॉलिड स्फीयर का भी क्वेश्चन मैंने कर दिया कि अर्थ को आप बना करके, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कोई ब्लॉक रख करके उस पर लगने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब बचा हुआ है थोड़ा सा हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर फिर से पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जहाँ फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, बट फोर्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हॉलो स्फीयर में बता देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मैंने आपको बता दिया, और अभी तो बचा हुआ है फील्ड एंड पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर, उसके ग्राफ एग्जाम में आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, उसके अंदर फोर्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। सो हॉलो स्फीयर, और स्फेरिकल सेल, इसके बारे में डिटेल में मैं ग्रेविटेशन में भी पढ़ाऊंगा, और खूब अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा रिजल्ट कॉमन है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, जो ग्रेविटेशन है, और वहां आप इलेक्ट्रोस्टैट में सेम रिजल्ट होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा, जो कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। सो इलेक्ट्रोस्टैट, पहले इलेक्ट्रोस्टैट का रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सोचिए कि मैं आपके लिए एक स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो और मेटालिक। मेटालिक में कॉपर ले लीजिए, कॉपर, और स्फीयर ले लीजिए। ये हॉलो है, अंदर में खाली है। मेटालिक स्फीयर है, अंदर में एकदम खोखला खाली मेटालिक स्फीयर। फुटबॉल इमेजिन करिए, फुटबॉल, अंदर में पूरा एयर है, जिस खाली है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बोला था कि अगर ये हॉलो स्फीयर बना लीजिए और अंदर आप अंदर जाके बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, कोई शूज नहीं, बिना शूज का, बिना स्लीपर का, जस्ट आपका बॉडी डायरेक्ट टच कर जाए कॉपर से। कॉपर इज द कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि अगर आप हॉलो मेटालिक स्फीयर इमेजिन करिए, फुटबॉल, बिग साइड फुटबॉल, और उसके अंदर आप बंद हो जाए, ठीक है। कोई शूज नहीं पहनना है, कोई स्लीपर नहीं पहनना है, जस्ट डायरेक्ट आपको सीधे आपका बॉडी टच करेगा कॉपर से, उसके अंदर एंटर कर जाइए, ओके। अब बाहर से इसके ऊपर, अब बाहर से जो है ये कॉपर स्फीयर के ऊपर बहुत हाई वोल्टेज बहुत हाई, 220 वोल्ट तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक स्विच में 220 वोल्ट अगर हम लोगों को करंट लगता है तो पूरा बॉडी में एक्साइटेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ 220 नहीं, हजारों वोल्ट, 1000 10,000 वोल्ट का भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ इसके ऊपर पास कर दीजिए, ठीक है। खूब सारा चार्ज दे सकते हैं, करंट ले लीजिए, पूरा तार को लेकर के टच करा दीजिए, इसमें एक्सेस चार्ज आप इसके सरफेस के ऊपर दे दीजिएगा। आपको मैं बताया था कि अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं होगा, जरा सा पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। 10,000 वोल्ट बहुत हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। आप अगर अंदर बैठे हुए हैं और हॉलो स्फीयर के अंदर मेटालिक स्फीयर है, बिना शूज स्लीपर का, डायरेक्ट आपका पैर टच कर रहा है कॉपर से, जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। रीजन है कि इनसाइड हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल के अंदर में फील्ड जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, करंट जीरो होता है। इसके अंदर कोई भी चार्ज अंदर नहीं आएगा, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यही रेफरेंस हम लोग ग्रेविटेशन में यूज करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक एक ही है। ये हॉलो स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि नाउ इनसाइड, आप इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, फील्ड जीरो, अंदर में फील्ड जो है वो जीरो, अंदर में करंट
कोई भी करंट अंदर नहीं आ सकता। अंदर में चार्ज 0, अंदर में फोर्स 0, कुछ भी नहीं लगेगा अंदर में, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये चीजें आपको जानना है कि हॉलो स्फीयर के अंदर चले गए और बाहर में 10,000 वोल्ट भी आ गया करंट, फिर भी अंदर नहीं जाएगा। और ये एक जनरल नॉलेज है जो आप ये पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि कभी भी अगर आप बारिश में जो है, और बारिश होता है तो थंडरस्टॉर्म, जो थंडरस्टॉर्म में जो इलेक्ट्रिक आर्क लाइटिंग फ्लैश जैसे होता है कि बारिश होते समय देखते हैं कि आसमान में बिजली चमका और बिजली गिरता भी है, कई लोग डेथ कर जाते हैं, आता है रिपोर्ट, टीवी में न्यूज आते रहता है कि जस्ट इलेक्ट्रिक आर्क लाइटिंग फ्लैश जो हुआ गिरा और जस्ट लोग डेथ कर जाता है। तो इसे पढ़ना आपको कि अगर आप कार में हैं और कार में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बारिश हो रहा है और थंडरस्टॉर्म आया, तो सबसे पहले कि इसके कार चलाते समय इसके डोर और विंडो एकदम क्लोज कर लेंगे, एकदम क्लोज रखना है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ऐसे चला रहे हैं आपको, सो एकदम क्लोज कार होना चाहिए। अगर क्लोज कार है और आप रेन में, मान लीजिए बारिश हो रहा है और इसमें आप ड्राइव भी कर रहे हैं और कार को, ये रेन है और रेन के साथ अगर थंडरस्टॉर्म आता है, कभी आप देखते हैं कि खूब तेज आसमान में बिजली चमकते हुए गिरेगा, अगर वो बिजली चमकते हुए कार पे गिर भी गया, अगर वो पूरा कार के ऊपर गिर भी गया, आपको कुछ नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम सेफ है। क्लोज बॉडी, अगर सिर्फ स्फीयर नहीं है, नॉट स्फीयर, ये एनी क्लोज कंडक्टर, कार का भी फ्रेम तो मेटेलिक कंडक्टर है और क्लोज है, खुला रहा, अगर विंडो खुला तो करंट आ जाएगा अंदर में। अगर विंडो बंद है, आप थंडरस्टॉर्म में भी कार ड्राइव कर रहे हैं और पूरा थंडरस्टॉर्म गिर भी गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लोज कार में रहेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कुछ भी नहीं आएगा, एक भी करंट अंदर नहीं आएगा, एक भी चार्ज जो है वो अंदर नहीं आएगा, सारा चार्ज ऊपर फैल जाएगा। तो ये चीजें हम लोग जानते हैं। सो जो आप स्फेरिकल सेल कहें, हॉलो स्फीयर कहें, या आप क्लोज मेटालिक कंडक्टर कहें, अंदर में चार्ज 0 होता है, एग्जैक्टली सेम। यही चीज ग्रेविटेशन में लगा देंगे। अब बताएंगे थर्ड पॉइंट। सो हॉलो स्फेरिकल सेल, इसका मास है m मास का हॉलो स्फेरिकल सेल है, और अंदर में कहीं भी एक मास जो है वो सेंटर है, ये इसका सेंटर हुआ, कहीं बैठ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं बीच में बैठाऊंगा। सो यहाँ एक बैठा हुआ m0। सो पूछा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m एंड m0, आंसर 0। सो ऐसा है 0। इनसाइड नो फील्ड, नो चार्ज, नो मास, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। इवन मास यहां पे रख देंगे, सेंटर पे ही मास रख देंगे। सो फोर्स बिटवीन m और m डैश, अगेन 0। सो मास m और m डैश 0, रेस्ट में रहेगा, कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो मास एट रेस्ट। कोई फोर्स नहीं है, कहीं मोशन नहीं होगा, तो रेस्ट में रहेगा। नेक्स्ट, आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर में है तब, आउटसाइड के लिए करेंगे।
सेंटर से r डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये है हॉलो स्फीयर। सो देखिए ये इसमें ये एकदम इजी है, तो बहुत आसान है। आपको इमेजिन करना है, आप ये हॉलो स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर को आप ऐसे इमेजिन करें, इसका मास m है ना, तो इसका मास m कर लें और इसको सेंटर ऑफ मास पे लिखते हैं। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच रहेगा, ये सेंटर है ना आपका, तो ये आप वो कर लें। सो आप बाहर वाले पॉइंट के लिए तो बड़ा आसान है, पूरा हॉलो स्फीयर को एक पॉइंट मास इमेजिन करिए, वो पॉइंट मास कंसंट्रेट करेगा एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे एक छोटा सा पॉइंट मास इमेजिन करेंगे और यहां से इस जगह पे ये इसको कर लेंगे m0 और डिस्टेंस है r। हो गया। यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो पुलिंग फोर्स हो गया, वो g m0 भाई r इसको। तो हॉलो स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए तो आपको समझना है कि ये हॉलो स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट मास प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये बाहर के लिए तो एकदम छोटा सा ऐसे सोचना। नेक्स्ट, टू हॉलो स्फीयर। टू हॉलो स्फीयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टू हॉलो स्फीयर्स। और मान लीजिए यहां पे मैं रख रहा हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा m0 को, सेंटर से r डिस्टेंस, फोर्स ऑन m0, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0। ऐसा तो ऐसा दिख रहा है ऐसा जीरो, ठीक है। सो क्यों जीरो, तो आप ऐसे बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0 ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0 ड्यू टू स्फीयर 2। सो m0 पे ड्यू टू स्फीयर 1 और ड्यू टू स्फीयर 2, और 1 जो है ये m0 जो है वो 1 के इनसाइड है, और ये भी जो m0 जो है वो भी m के इनसाइड है। बताइए ये m1 के भी अंदर में है और m2 के भी क्या है, अंदर है, तो अंदर में तो फोर्स जीरो होता है। नेक्स्ट, बोलिए। फोर्स ऑन m, सो फोर्स ऑन m ड्यू टू स्फीयर 1 और फोर्स ऑन m0 और ड्यू टू स्फीयर 2। चलिए बोलते जाएंगे। फोर्स ऑन m0 ड्यू टू स्फीयर 1 स्फीयर के आउटसाइड है, तो 1 स्फीयर के आउटसाइड है तो g m0 बाई r स्क्वायर, और 2 स्फीयर 2 के इनसाइड है, इनसाइड फोर्स जीरो हो गया। तो फोर्स ऑन m0 जो हो गया वो हो गया आपका g
एम नॉट बाई आर स्क्वायर। हो गया। अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स यहां पे अट्रैक्शन रहेगा। नेक्स्ट, इसको बाहर कर लीजिए। अब एकदम बाहर कर लेंगे। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको ऐसे ऐसे इमेजिन करना है कि ये सेंटर पे ये स्फीयर है जिसका मास है m1, सेंटर पे दूसरा स्फीयर का भी सेंटर यही है तो उसका मास हो गया m2, m1 प्लस m2, टोटल मास यहां सेंटर पे आप कह सकते हैं m1 प्लस m2, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास m1 का भी सेंटर ऑफ मास है, m2 का भी सेंटर ऑफ मास है, और यहां पे m0 है और ये डिस्टेंस है r। सो फोर्स यहां पे लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 प्लस m2 इंटू m0 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये आर लिखा नहीं रहेगा कुछ भी, बस ऐसे लिखते हैं, बोले मीट पॉइंट, ये है मीट पॉइंट। ये मीट पॉइंट ऐसा लिख। सो कैसे बनाएंगे हम लोग? सो R1 प्लस R2 बाई 2, अगर हमें ये निकालना होगा, अगर मिड पॉइंट है तो एवरेज निकालना होगा, तो R मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2, ऐसे कर लेंगे। इन दोनों का ये है R1 और प्लस R2 बाई 2, एवरेज ले लेंगे हम लोग। सो फोर्स जो हो गया वो G सिर्फ M1 के चलते, M1 M0 स्क्वायर, सो ऊपर में 4 कर लेंगे, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। हो गया। ये स्फीयर में यही था क्वेश्चन आपको। सो हॉलो स्फीयर के लिए यही है क्वेश्चन। ऐसे एक छोटा सा रिजल्ट कर सकते हैं आप। सो हॉलो स्फीयर है, बताइए इस पॉइंट P पे हॉलो स्फीयर के पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। सो इनसाइड मैंने बताया था स्फीयर के अंदर में फोर्स, मास, फील्ड, करेंट सब चीज जीरो। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीएमटी का ही क्वेश्चन है, आसान से छोटा सा क्वेश्चन है आपका। तो आप बताएंगे कि P पॉइंट पे तो 0 तो है, ठीक है, बट ऐसे अब आप बताएंगे ये है पॉइंट P। अब इसको मैं 2 सेक्शन में कट कर रहा हूं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, अब एक सेक्शन ऐसा, दूसरा सेक्शन स्फीयर का ऐसा, ठीक है, 2 सेक्शन में कटा हुआ आपको, ठीक। ये सेक्शन नंबर 1 है और सेक्शन नंबर 2 है,
ठीक है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, ठीक है। तो फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फील्ड एट पॉइंट P का मतलब आप बोल सकते हैं फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 1 और प्लस फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो पॉइंट P पे जो है फील्ड तो 0 है, क्योंकि वो फील्ड आपने बोला है 0। तो अगर इसको स्फेयर को, हॉलो स्फेयर को 2 सेक्शन में, एक सेक्शन ऊपर एक सेक्शन नीचे कट करेंगे तो फील्ड एट पॉइंट P 0 और इसको बोल सकते हैं ड्यू टू द 1 प्लस ड्यू टू द 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 1 filled at point P or due to the 2 must be equal in magnitude but opposite in sign। साइन दोनों का अपोजिट रहेगा जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा। filled at point P due to the 1 must be equal to filled at point P due to the 2। सो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा बट साइन दोनों का अपोजिट होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, इसका फील्ड मैग्नीट्यूड, बट साइन अपोजिट रहेगा आपका, ठीक है। सो ये था हॉलो स्फीयर के लिए, फोर्स के लिए ये पढ़ना था आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेरा हो गया, बाकी फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डिफिनीशन जानना है और फिर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, इनका एप्लीकेशन सीखना है, ग्राफ भी जानना है आपको। नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग।